संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए 2015 से अब तक जितने भी सवाल आए हैं उनका वीडियो हल इस वीडियो में दिया गया है। और देखिए एंटायर कोर्स का 13 दिन में संपूर्ण तैयारी की प्लानिंग है और ये उस क्रम में ये तीसरी वीडियो है, या दूसरे शब्दों में बोले तो तीसरा दिन है और 10 दिन हमें और आगे चलना है। तो संख्या पद्धति के शुरू हो चुका है। एक केवल मतलब एसएससी जीडी के लिए तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि हमारे तरफ से ये 3 एग्जाम के लिए तैयारी हो रही है। एसएससी जीडी और एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई। अभी तक इन दोनों में 2-2 दिनों के कोर्स मटेरियल दिए गए हैं और यूपीएसआई का आज शाम से शुरू होने वाला है और इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। सबके वीडियोस दिए हुए हैं, सबका अति आधुनिक फ्लैश कार्ड दिया गया है। और फ्लैश कार्ड आप जानते हैं, अब तक बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है कि ये दिमाग में छाप देता है। किसी भी वीडियो को देखने के बाद जब आप फ्लैश कार्ड की इस्तेमाल करते हैं तो गणित है वो दिमाग में छाप देता है, जनरल अवेयरनेस है आप भूल नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसके लिए टेस्ट पेपर्स दिया गया है। तो कहने का मतलब है ये केवल एक वीडियो नहीं है बल्कि एक कंप्लीट तैयारी है। और सारे जो चैप्टर्स हैं, जैसे औसत हो गया, अनुपात हो गया, उम्र हो गया, सरलीकरण हो गया, साझेदारी हो गया, संख्या पद्धति हुआ, समय दूरी हो गया, समय और काम हो गया, लाभ हानि हो गया, लौसा मसा हो गया, चक्रवृद्धि हुआ, क्षेत्रमिति हुआ, प्रतिशत हुआ, इसमें से औसत का अभी तक दिया जा चुका है। आज संख्या पद्धति दिया जा रहा है और इसके पहले जो है सरल ब्याज वो दिया गया है। तो इस तरह से ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और जो भी एक सीधी सी बात है, इसकी तैयारी जो है 15 दिन मतलब 13 दिन और 2 दिन जो है संडे है, इसके लिए 15 दिन के कंसेप्ट में इसे चलाया जा रहा है। तो मतलब है कि जो भी हैं आज के डेट में तैयारी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का पहला सवाल जो था वो है, और देखिए लिंक जो है जिस मैंने अभी आपसे जिक्र किया उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और केवल एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज इसे शेयर करें। अब देखिए 1 से 100 मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 का गुणज है उनका योग क्या होगा। यह मल्टीटास्किंग में 2017 की सवाल है। तो पहले हम समझ लेते हैं 7 का गुणज किसको बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, 7 की पहाड़ा तब तक पढ़ते हुए जाते हैं, उन संख्याओं को अंदर डालते हुए जाते हैं जो क्या कहते हैं 1 से लेकर 100 के अंदर है। तो पहला आपका 7 एकम 7 हुआ, दूसरा 7 दूनी 14 हुआ, तीसरा 3 सत्ते 21 हुआ, चौथा 4 सत्ते 28 हुआ, फिर 5 सत्ते 35 हुआ। इस तरह का अगर हम चलते जाते हैं 6 सत्ते 42 हुआ, और ऐसे जाते जाते 14 सत्ते 98 होता है। 98 के बाद जो है 14 7 के बाद जो है 15 सत्ते 105 हो जाता है। तो फिर 105 तो 100 के ऊपर बाहर चला गया। तो मतलब है ये 7 14 21 28 35 42 ऐसे करके अगर हम 7 अट्ठे 56 ऐसे करके हम इतने संख्याओं को जोड़ना है। अब अगर हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, या तो हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूछा है 7 के गुणज का योग क्या होगा। तो देखिए अभी अगर या तो आप सीधे जोड़ डालें या फॉर्मूला का यूज करें। फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, जैसे 7 को देखिए सबके अंदर चूंकि 7 का गुणज है
तो 7 को हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। तो अगर आप यहाँ 7 बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 एकम 7, और इसके अंदर में प्लस होगा, ये क्या होगा, 7 दूनी 14, ये प्लस हुआ, ये क्या हुआ, 3 सत्ती 21, ये प्लस हुआ, ये 4 सत्ते 28, ये 5 सत्ते 35, ऐसे करके 14 सत्ते आपका 98। तो मतलब अंदर में आपका जो है एक एक 2 3 4 से 14 तक का योगफल है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब बाहर तो 7 है, हमने 7 लिख दिया, गुना हमने n लिया, ठीक है ना, गुना n प्लस 1 है बटे 2 है। n का मतलब होता है कितने टर्म तक गया है, मतलब ये देखो 14 टर्म तक गया है। तो बराबर हम क्या लिखेंगे, 7 गुने 14, ये n बराबर 14 है, तो 7 गुने 14, तो n प्लस 1 क्या होगा, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 होगा, ठीक है ना, और बटे 2 हो गया। तो देखो ये क्या है, एक फॉर्मूला से हम जोड़ दे रहे हैं। आपके ऊपर है, ऐसे सीधा जोड़ दीजिए या फॉर्मूला को याद करके जोड़िए। फॉर्मूला को याद करके जोड़ेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, n गुने n प्लस 1/2। n है कि कितनी संख्या तक गया हुआ है, गुणज। तो यहां पर हमने देखा 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 तक गया हुआ है, हमने 14 लिया, n प्लस 1 15 लिया, 14 में 1 जोड़ दिया 15 लिया, बटे 2। अब 2 से अगर 14 को काटेंगे 7 होगा, 7 सत्ते 49 बराबर क्या होगा, 49 गुने 15। 49 को अगर हम 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 735। तो इस तरह से 735 जो है इस सवाल का उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि यह सवाल आप एकदम समझ चुके होंगे, बहुत ही सरल है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब दूसरा सवाल है, बोलता है 279 प्लस 167 गुना 342 का इकाई अंक क्या है। देखो ये खाली पूछा हुआ है इकाई अंक, जैसे इकाई अंक 279 में क्या है, 9 इकाई अंक है। 167 में इकाई अंक क्या है, 7 इकाई अंक है। 342 में इकाई अंक क्या है, 2 है। तो हम कभी भी ऐसे में जब इकाई अंक पूछा जाता है, हम 279 हमारे दिमाग में नहीं आता है, हम तो खाली इकाई अंक लिखेंगे 9 प्लस, और यहां पे प्लस डाल दिए हैं, और ये देखो इकाई अंक यहां 7 है, 167 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 7 इकाई अंक। गुने 342 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे केवल इकाई अंक। मतलब हमें ना इतना बड़ा गुना और जोड़ नहीं करना है, हमें केवल इकाई अंक को लिखना है। तो हो गया 7 दूनी 14 और 9, 14 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 और 9 जो है आपका होगा 23। हमें 3 को ही लेना है, हमें 2 को नहीं लेना है, हमें केवल इकाई अंक से वास्ता है। तो नेचुरली हमारा क्या हो गया, हमारा इकाई अंक जो है 3 होगा। तो देखिए ये सवाल जो है एसएससी मल्टीटास्किंग में है, हमने इसका चर्चा इसलिए किया, या 2017 में आया हुआ था, तो हमने इसका चर्चा इसलिए किया कि आप इसमें ध्यान रखें, जब इकाई अंक की बात आती है तो हमें केवल इकाई अंक लेना पड़ता है, और उनमें जोड़ गुना जो भी है वो तो वैसे का वैसे ही रखा जाता है, और हम केवल इकाई अंक ही सोचते हैं। 23 में भी देखिए हमने 3 को खाली देखा, 2 हमें दिखा ही नहीं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोला है 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। यहां पर कुछ बातों को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे मित्र इस चीज को नहीं जानते हैं, इसमें गलती भी कर डालते हैं। तो देखिए 160 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो सीधी बात है हम उसकी लसागु निकालेंगे। तो 160 लिखा, 2 से भाग दिया तो 80 होगा। फिर हम 80 को 2 से लसागु निकालते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, तो 40 होगा। फिर इसे 2 से हम लसागु निकालते हैं तो 40 का करेंगे तो 20 होगा। फिर 20 को हम 2 से भाग देते हैं
तो 10 हो गया, 10 को फिर हम 2 से भाग देते हैं तो 5 हो गया। तो हमारे हिसाब से देखते हैं दो कितना बार गुना हुआ है, दो, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 2 टू द पावर हमने 5 लिखा। यहां पे जरा चीजों को देख ले, गुने 5 टू द पावर, 5 तो एक ही है, तो 5 टू द पावर 1 लिखे। देखिए जब हमें धनात्मक गुणनखंड निकालना पड़ता है तो ये 5 जो है ना, ये 2 टू द पावर 5 में हम 5 को लेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 1 6, गुने यहां देखिए 1 है, 1 के साथ 1 और जोड़ देंगे तो 1 प्लस 1 लिखेंगे, तो 6 गुनी 2 मतलब 6 दूनी 12, तो बराबर ये 12 जो है इसके गुणनखंड होंगे। अब बोलिए कि सर अब हम तो देख रहे हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, हमारे हिसाब से 6 गुणनखंड है, आप इसे 12 गुणनखंड क्यों लिख रहे हैं? देखो हमने अलग अलग एलिमेंट को लिया हुआ है। अब देखो अगर आप वैसे 6 से क्यों ज्यादा है, बस इतना ही मैं समझा देता हूं और ये निकालने के तरीके को याद करो। देखो अगर 260 है धनात्मक गुणनखंड, 1 गुने 260 भी लिख सकते थे, फिर 2 गुने 80 भी लिख सकते थे, ठीक है ना, फिर 1 गुने 160 गुने 1 गुने 80 गुने 2 लिख सकते थे। हमें कितने गुने के टुकड़ों में काटा काटा जा सकता है। फिर हम यहां पर 4 गुने 40 भी लिख सकते थे। फिर हम देखो 6 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुने 20 भी लिख सकते थे। फिर हम देखो ऐसे अगर आप जोड़ते जाओगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही नहीं लिखेंगे, आप पहला लिख रहे हो जैसे 1 गुने 260, एक, चलिए हम गिनता शुरू करते हैं, फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये दूसरा आपका हुआ। तीसरा हमने लिखा 2 गुने 80, तीसरा हुआ। 4 गुने 40, चौथा हुआ, ठीक है ना। 8 गुने 20, पांचवा हुआ। फिर हमने लिखा 2 दूनी 4, 16 दूनी ये 16 पचे 80, छठा हुआ। अब हम लिख सकते हैं 10 गुने ये 10 गुने हमने लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160। देखिए 8 हो गया अभी तक। तो कहने का मतलब है इस तरह जब हम अलग अलग सलीबाई को लेके हम गुना करते हैं तो ऐसे जिस नजर में आप देख रहे हैं कि 6 बार होगा वो गलत है। इसको प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, सिंपली है, हम देखो 2 कितने बार है, पावर में 1 जोड़ के और उनके गुणनखंडों को गुना कर देते हैं। तो यहाँ 2 टू द पावर 5 था, तो पावर में 5 के साथ 1 जोड़ दिया तो ये 6 हो गया। ये 5 मतलब क्या होता है, 5 टू द पावर 1, तो इस पावर के 1 के साथ 1 और जोड़ दिया, 2 हो गया। तो 6 गुने 2 बराबर 12, इसे याद रखेंगे। जो लड़के नहीं जानते सीधा लॉसा करके और वो बोलते हैं कि 6 गुणनखंड होंगे, गलत है। और ये गलतियां मैक्सिमम लड़के करते हैं, तो इसके लिए ये आपको जानना काफी जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? देखिए ये 2017 के पुलिस कांस्टेबल में था। यहां पर सारे किताबों में एक्स और वाई लेके करते हैं, मुझे वो तरीका पसंद नहीं है, मुझे बड़ा सिंपल तरीका चाहिए। तो देखो 35 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, या 7 गुने 5 लिखेंगे या 5 गुने 7, चलिए लिख दिया। 56 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 अते 56 करेंगे या 8 सते 56 करेंगे। अब देखो दोनों संख्याओं का योग 16 है, यहाँ 7 और 5 12 है, तो ये हो नहीं रहा है, 7 8 15 है। और 63 क्या करेंगे, 7 9 63 है, ठीक है ना, और 12 छक 72 है। अब मतलब बोलता है कि दोनों संख्याओं का योग 16 है। 16 कौन है, 7 गुने 5 12 होता है, 8 7 15 होता है, 7 और 9 16 होता है। तो दोनों संख्याओं का योग 16 है
उनका अंतर 2 है। 9 में से 7 घटाया 2 है, तो मतलब ये 63 है। ओ सॉरी, ये देखिए यहां पर ये गलत हो गया है, ये 63 होगा। अब इसको मैं हटा भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान देंगे, ये 63 होगा, ठीक है। ये टाइप मतलब टाइपिंग मिस्टेक नहीं करूंगा, ये तो एनिमेशन का ये करेक्ट सिंबल किसी तरह से इधर चला गया है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक से 150 तक की संख्या 3 तथा 5 दोनों के कितने अपवर्त्य हैं। मतलब ये पूछा गया है कि 3 तथा 5 दो संख्या से 1 से 150 के अंदर में कितने संख्या होंगे जो उससे कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 3 तथा 5 को 3 गुने 5 लिखा, 3 तथा 5 का लसा क्या होगा, 15 होगा। तो हमने 15 लिखा, 150 को सीधा सीधी भाग दे रहे हैं, तो 15 10 से 150 हो गया, तो ये मामला खत्म हो गया। तो हमारा जो संख्या आया वो 10 आया, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है। यदि एक संख्या दूसरे का दोगुना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। इस पर भी एक विशेष बात है, इसे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इसमें भी लोग गलती कर देते हैं। देखो, पहली संख्या मैंने x माना, दूसरी संख्या मैंने 2x माना, और बोलता है दोनों का गुणनफल बराबर क्या है, 1152 है, लिख दिया मैंने। अब देखो, दो x को 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 2x स्क्वायर बराबर 1152 होगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1152/2। मतलब ये 2 जो है इधर लेके चलाया मैं, तो बराबर क्या हुआ, बराबर हुआ आपका 576। 576 मतलब है ये 24 का वर्ग होता है। तो x स्क्वायर बराबर 576 या x स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, तो x बराबर 24 हो गया। तो हमें बोलता है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो मेरा x तो 24 है, दूसरी संख्या 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है ना। या मैं बोल सकता हूं x प्लस 2x बराबर 3x होगा, और 3x बराबर 3 गुने 24 होगा। x का मान 24 है, तो 24 यहाँ 72 होता है। इस तरह आपका उत्तर जो है 72 होगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। 7 संख्याओं को समुच्चय का माध्य 81 है। ये शब्द जो है ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो मुश्किल का खड़ा कर देता है। ये आपका जीडी कांस्टेबल 2019 का सवाल है। 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। मतलब सीधे सादे शब्दों में बोलूं तो 7 संख्याओं का औसत 81 है। लेकिन बोला कैसे गया है, 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। माध्य का मतलब औसत है। तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, 7 संख्याओं का औसत 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या है। तो इसको देखो कैसे निकलेंगे। तो पहले 7 संख्याओं का कुल मान क्या है, तो 7 गुने 81, उसमें से 6 संख्याओं की कुल मान को घटा देंगे तो 7वीं संख्या जो घटाई गई है उसकी मान निकल जाएगी। तो कुल मान के लिए क्या कर रहे हैं, देखो 7 संख्याओं का औसत
को अगर गुना करते हैं, उससे अगर 6 संख्या का औसत को, मतलब ये कुल मान है 6 संख्याओं का, ये 7 संख्याओं का कुल मान है, तो 7 संख्याओं के कुल मान से 6 संख्याओं के कुल मान को घटा देंगे तो जो संख्या निकाली गई है उसका मान निकल जाएगा। तो 7 गुने 81, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 567 हो गया, और 6 अठे 48 और 6 सते 468 हो गया। 567 से 468 मतलब ये देखते ही समझ में आता है 99 होगा। तो इस तरह से ये जो संख्या है, जो संख्या हटाई गई है, उसका मान 99 होगा। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप संपूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। दिए गए में से कौन 15 से पूर्णतः विभाज्य होगा? देखिए, ये विभाजकता के नियम के ऊपर है और ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, और ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2017 में आया था। 15 से विभाज्य होंगे। अब 15 में कौन दो गुणनखंड है? 15 कैसे बनाए? 3 गुने 5। अब देखिए 5 किन संख्याओं को काट सकता है? जिन संख्याओं के अंत में 5 हो या जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, उस संख्याओं को 5 जरूर काट सकता है। तो मतलब इस चारों संख्याओं के अंत में 5 है तो 5 तो जरूर काट देगा चारों संख्याओं को। लेकिन 3 वही संख्या को काट सकता है जिन संख्याओं के अंदर अंकों का योगफल अगर 3 से कटता है। कहने का मतलब है 2 3 6 5 को जोड़िए जरा। 6 5 11, 11 3 14, 14 और 2 16। 16 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो 3 से 2 2365 भाग नहीं जाएगा, शेषफल रह जाएगा। तो ये हो नहीं सकता है। 5 से तो कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या नहीं होगा। अब बी में आते हैं, इसका भी देखते हैं। 7 5 12, 3 15, 1 16। तो मतलब इस संख्या के अंकों का योग जो है ये भी 16 है, और चूंकि 16 3 से कटता नहीं है इसलिए 1375 भी नहीं कटेगा। अब आते हैं 4365, 5 6 11 3 14 4 18। ये 18 है। 18 3 से कटता है, क्या कि 3 छक 18 होता है। तो मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या आपका 5 से भी कट रहा है, ये संख्या 3 से भी कट रहा है, तो मतलब ये संख्या 15 से भी कटेगा। अब इस संख्या को देखते हैं। ये 7 5 12 2 14 2 16, चूंकि 16 है ये 3 से नहीं कटेगा। इसके लिए हमने देखा कि इन चारों संख्याओं में 3 से और 5 से कटने वाला संख्या केवल 4365 है, तो यही इसका उत्तर होगा। तो आप इसे एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे, बहुत कोई इसे जानते भी होंगे। लेकिन चूंकि मुझे 5 साल में जो सवाल आए थे, केवल डुप्लीकेसी को, मतलब एक सवाल अगर 2 बार 3 बार आ गया उसमें से एक ही बार मैं लेता हूं, वैसे सवालों को लिया गया है। तो मैंने ये कभी नहीं देखा कि वो आसान है कि भारी है। तो मैंने सारे सवालों को डाल दिया। अब अगले पे आते हैं। देखिए ये 2014 का है, मैंने बोला 2015 से लिया। लेकिन इस तरह के सवाल जो है ये चूंकि थोड़ा सा लिंक से हटकर होते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये रहना चाहिए। तो पूछता क्या है? ए बटे बी का भागफल धनात्मक है। धनात्मक का मतलब है आपका जो भाग देने के बाद जो संख्या आएगा, वो संख्या भाग अगर देते हैं तो ये संख्या प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो निम्नलिखित में से सही क्या है? ए शून्य से बड़ा होगा, मतलब ये शून्य से बड़ा होगा, या बी शून्य से बड़ा होगा, या ए गुने बी शून्य से बड़ा होगा, या ए प्लस बी शून्य से बड़ा होगा।
तो देखो इसके अंदर में आपको 4 कंडीशन आते हैं, हम चारों कंडीशन को कैसे आपको लिखना है उसको हम बताते हैं। पहला अगर देखिए, ए अगर 0 से छोटा है, बी अगर 0 से छोटा है, तो ए बी जो है 0 से बड़ा होगा। ये कैसे होगा देख लेते हैं। तो इसको पहले हम जान समझते हैं। 0 से छोटा मतलब वो ऋणात्मक संख्या होगा। पकड़ लीजिए ए जो है, हम पकड़ लेते हैं ये ए -2 था, पकड़ लेते हैं कि बी -3 था। देखो हम पकड़ रहे हैं, तो -2 गुना -3, तो 3 दूनी 6, और माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये +6 हो गया। अब देखिए हम करते कैसे हैं चीजों को, हम ये मान लेते हैं कि अगर बीच में 0 है तो इधर वाला सब प्लस है। ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे जो है प्लस में जा रहे हैं, और वही जो है इधर जो जितने भी जाएंगे ये सब माइनस में जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है 0 से कम माइनस, 0 से ज्यादा प्लस। यहां पर हमने देखा ए 0 से कम है, बी 0 से कम है, लेकिन जब गुणा करते हैं तो सिंबल का नियम जो है माइनस माइनस गुना प्लस हो जाता है। तो ए बी इस कारण से इधर चला आता है। अब दूसरा हम लेते हैं, चलिए हम ए को लिखे हमने, ये 0 से बड़ा है, -2 नहीं है 2 है। बी को भी लिखा हमने, ये 0 से बड़ा है, मतलब -3 नहीं है 3 है। तो ए बी क्या होगा, ए बी उस हालत में भी 0 होगा। तो कहने का मतलब है चाहे आपका ए और बी माइनस में हो, चाहे आपका ए और बी प्लस में हो, ए बी जो हर वक्त है ये 0 से बड़ा होगा, यही सत्य है। तो इसके लिए इस तरह के सवाल जो 2014 में आने के बाद नहीं आए थे, अभी आने की संभावना भी है, तो इसका जवाब ए बी जो है वो 0 से बड़ा होगा। इसे आपको जो है याद में रखना होगा, और ये काम जो है किसका है, फ्लैश कार्ड का है, आपके दिमाग में छाप के रख देना। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया था। इसके लिए देखिए जो लिंक मैं बता रहा हूं उसमें एक विभाजकता का नियम भी है, उसमें छोटे छोटे वीडियो है, 2-2 मिनट के वीडियो हैं। उसे अगर देखते हैं तो 7 वीडियो में 14 मिनट लगता है, कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, 12 किससे बना है। देखो 4 गुने 3 12 भी लिख सकते हो, 2 गुने 6 12 भी लिख सकते हो। तो मैंने 4 गुने 3 लिखा। तो इस क्यों, 3 एक अभाज्य संख्या है। 6 गुनी 2 लेते हैं तो ठीक है ना, 6 भी है 2 भी है 6 भी है, क्योंकि दोनों में 2 है, 6 के अंदर भी 2 है, 2 तो खुद ही 2 है। इसके लिए हमने यहां पर 4 गुने 3 लिया, इसके आगे जब बोलने की जरूरत उतना है नहीं। अब देखो 12 4 गुने 3 हुआ। अब 34m का मान क्या हो सकता है, m के जगह पे 2 है, या 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है, पहला समझ लीजिए m के जगह पे हमने 2 बैठा दिया तो 342 हो गया। फिर हमने 34m है तो m के जगह पे 0 बैठा दिया तो 340 हो गया। फिर 34m है, m के जगह पे 8 बैठा दिया तो 348 हो गया। 34m है, m के जगह पे 6 बैठा दिया तो 346 है। अब हम देखते हैं कि इसमें से 4 से कौन कटेगा। 4 से वही कटता है जिसके पीछे की दो संख्या, जैसे इधर 42 है, इधर 40 है, इधर 48 है, इधर 46 है, ये दो संख्या जिन कुछ भी संख्या हो
उसके आखिर का दो संख्या अगर 4 से विभक्त होता है तो वो संख्या 4 से कटेगा। ये 4 के विभाजकता का नियम है। अब देखो 42 जो है इसको 4 से नहीं काट सकते। 4 10 से 40, 4 11 44, तो मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। चलिए यहां क्रॉस मार दिया। 40 कटेगा हाँ 4 से, तो ये सही है। 48 12 चौके 48, ये कटेगा। 46 नहीं कटेगा, 4 11 44, 12 चौके 48, 46 नहीं आता, ये भी काट दिया। तो हमें पता चल गया हमारा तो वो संख्या ढूंढना है जो 4 से भी कटे 3 से भी कटे। 4 से कटने में दो संख्या तो ऐसे ही निकल गए, मतलब 2 और 6 नहीं हो सकता है। 340 मतलब 0 और 8 इसमें से कोई हो सकता है। अब हम 3 के विभाजकता का नियम लगाते हैं। अभी आपने सीखा है कि 3 के विभाजकता का नियम उस संख्या के अंकों का योगफल, तो 340 का अंकों का योगफल क्या है? 7 है। अब देखो 700 कभी 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो नेचुरली जो है दूसरा है, यहां पर देखते हैं 4 3 7 8 15, 15 3 से जाएगा। तो हमें यह पता चल गया कि ये आपका 3 से जाएगा तो यही संख्या कट सकता है, 7 वाला तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए ये 348 जो है इन संख्याओं में एकमात्र संख्या है जो आपका 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इस तरह हम विभाजकता के नियम से बिना भाग दिए हम ये पता कर सकते हैं ये संख्या किन किन संख्याओं से कटेगा। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 8 दोनों से विभाजित होती है। 300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 8 दोनों से विभाजित होती है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 तथा 8 का लसा करेंगे तो क्या होगा। देखो 4 दूनी 8, तो मतलब इनका लसा 8 होगा, ठीक है। आप लसा की भाग विधि में करेंगे तो ये दिख जाएगा। अब हम 8 से पहले 300 को भाग देंगे। 8 बैठा दिया, भाग दे रहे हैं तो 3 अठे 24 होगा। हमने 24 लिखा, 30 से 24 घटाया तो 6 हुआ और शून्य हमने उतार दिया, इस शून्य 60। अब देख रहे हैं ये अगर भाग जाना होता, ठीक है ना, 7 अठे 56 तो जाएगा, 8 अठे 64 पूरा भाग जाने के लिए अगर इसे मैंने 8 अठे 64 करना होता, 8 अठे 64 होगा, तो 60 में अगर हम 4 जोड़ देते, 60 में अगर 4 जोड़ देते तो ये पूरा कट जाता। ये 64 होता, मैं 8 अठे 64 लिख डालता। तो 300 से पहली संख्या कौन सी होगी, उस संख्या में हमने 4 जोड़ दिया, देखो इस कारण से। तो पहली संख्या 300 के बाद वही संख्या होगी जो 304 होगी। क्योंकि अगर मैं इसको देखो, इसको समझाने के लिए मैं बोलता हूं, एक बार कर देता हूं। अगर मैं ये शून्य के जगह पे 4 कर दिया होता मेरे दोस्त, तो क्या होता, ये शून्य के जगह पे 4 उतर जाता और शून्य के जगह पे अगर 4 उतरता ये 64 उतर कट जाता। तो कहने का मतलब है इसके लिए इस तरह भाग दे के हमने क्या देखा, 60 में अगर 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो 4 तो ये कट जाती। तो 60 में 4 जोड़ दिया जाए तो हमने 300 में 4 जोड़ दिया और बोला कि पहली संख्या वही होगी 300 के बाद जो 8 से कटने वाली है वो 304 है। समझ में आ गई। अब हम चलिए अगले पे आते हैं। अब बोला 425 तक,
तक मतलब 425 के पहले तक, तो हम 8 से फिर भागा देते हैं। तो जब 8 से हम भागा दे रहे हैं तो 8 लिखा, और हमने 5 दिया, 5 अठे 40, 2 हुआ, 5 उतरा। अब बताओ इसमें से 3 अठे 24, मतलब इससे अगर मैं एक संख्या घटा दूं तो ये क्या 25 के जगह पे 24 होता तो कट जाता। तो मैं 425 से एक संख्या घटा दिया, तो मतलब 424 तक, ये तक 425 के एक संख्या पहले ये संख्या है। तो 4 और 8 से कटने वाली 300 से 425 में पहली वाली संख्या 304 होगी, आखिरी वाली संख्या 424 होगी। अब हमें पता करना है ऐसे कितने संख्या है। तो देखो इसमें हम n+1 का एक फॉर्मूला निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सीधे आखिरी संख्या से 424 से पहली संख्या 304 को घटा देते हैं, ठीक है ना। और नीचे 8 से कटने वाली संख्या, तो हम ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 120। 120 को 8 से भागा दिए तो 15। लेकिन दोस्त गलती मत कर देना, हमें यहां निकालना जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से n-1 होता है। तो n-1 मेरा 15 है, ठीक है ना। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 15 + 1 हो जाएगा। -1 इधर चला जाएगा, ये -1 जब इधर चला जाएगा तो क्या होगा, -1 आपका +1 हो जाएगा, 15 में 1 जुड़ जाएगा, तो n बराबर 16 हो जाएगा। यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल देखिए आपके एसएससी पैटर्न आप बोल सकते हैं, ये सवाल काफी आते हैं। तो इस पे अपनी जो है पकड़ अवश्य बनाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो दिया जा रहा है उसे, जो आपका एक इसकी तरह प्रैक्टिस सेट है, क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट की खासियत क्या है, प्रैक्टिस सेट में अभी वही सवाल दिखेंगे जो सवाल अभी आप कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन अगले 1 महीने के बाद देखेंगे उसमें बहुत सारे सवाल आ जाएंगे जो इस सवाल तो वही हैं, जैसे इसमें संख्याएं चेंज होती जाएंगी और कुछ नए तरह के सवाल रहेंगे। अब क्या है कि एक चैप्टर में अब नए तरह के सवाल, पुराने सवाल पे संख्या चेंज हो गए हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं तो काफी बेटर हो जाता है। मेरे दोस्त, इस भारतवर्ष में इस तरह से चैप्टर वाइज, इस तरह से वीडियो के साथ, इस तरह से फ्लैश कार्ड के साथ हिंदुस्तान में कुछ नहीं दिखा सकते हो, कुछ नहीं दिखा सकते हो जो फ्री फंड में आता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। लेकिन यहां भीड़ कम होती है, क्या कि सही में पढ़ने वाले कम होते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, यहां पर डल है, वो चीजें नहीं है, देखने में उतनी खूबसूरत नहीं है, उतने बड़े स्टार के घर से निकला हुआ चीज नहीं है, बस यही बात है। हाँ, पढ़ के अगर जीवन संभालना चाहते हैं तो इससे बेहतर भी कुछ नहीं है। तो चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 16 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। देखो ऐसे सवाल में जब 54 से भाग देते हैं, किसी संख्या में 192 से भाग देते हैं तो शेषफल 54 बचता है, ठीक है ना। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो पहले के शेषफल से जो है ना, दूसरे के भाजक को ना भाग देते हैं, मतलब 54 शेषफल था तो 54 को रख दिया। 16 से भाग देने की बात की थी, मैंने 16 से भाग देके देख लिया।
तो 16 तिया 48 हुआ, 54 से 48 गया तो 6 हुआ। तो मैंने बोला कि शेषफल भैया 6 होगा। बहुत ही सिंपल, किसी तरह की एक्स लेके इसे फंक्शन ना करेंगे, ये आपको समय को बचाएगा, गलती होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप इस स्टाइल को अपना लेंगे। अब बहुत कोई आप लोग जानते भी हैं, ये एक पुराना मेथड है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे 3 क्रमिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। देखो मैंने 2015 से सवाल लेने की बात की थी, लेकिन इस तरह के सवाल बाद में थोड़ा कम हो गए और अब जो सवाल में चेंजेस हो रहे हैं थोड़े से, तो मुझे लगा कि सवाल को मुझे रखना चाहिए। तो मैंने जो 2015 की कट ऑफ लाइन लिखी थी उसको मैंने यहां पर नहीं माना और मैंने इस सवाल को रख दिया। 3 क्रमिक संख्या, तो पहला संख्या में एक्स ले सकता हूं। 3 क्रमिक संख्या मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41, 42, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000। तो इसके लिए पहला संख्या एक्स होगा। दूसरा संख्या उससे 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होता है। और तीसरी संख्या क्या होगी? एक्स प्लस 2, 3, 4, 5, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 17, 18, 19, 17 एक्स माने 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा। इस तरह ये 3 संख्या है। अब बोलता है जिनमें पहली का दुगुना, तो एक्स का दुगुना कर दिया भैया मैंने 2x, जोड़ने पर तो जोड़ का सिंबल मार दिया। दूसरी का तिगुना, तो इसको 3 से गुना करेंगे 3x और प्लस 3 हो जाएगा, 3x प्लस 3 होगा ना। 3 से x को गुना करेंगे 3x होगा, एक को भी 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। तो मैंने लिख दिया 3x प्लस 3। फिर बोलता है तीसरी का 4 गुना, तो हम x प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे, तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो हमने प्लस मारा और लिखा 4x प्लस 8। बोलता है जोड़ने पर 191, तो बराबर हमने 191 लिख दिया। अब देखो 2x, 3x, 4x जोड़ देते हैं सब x वाले को, 4, 3, 7, 2, 9, तो 9x हो गया, तो 9x इधर लिख दिया। अब देखो संख्या के 8 और 3 11, तो बड़ा प्लस हमने 11 लिख दिया, बराबर हमने 191 है, ठीक है ना। तो 9x बराबर क्या होगा? 191 से 11 घट जाएगा ना, 11 घट जाएगा तो 180 हो जाएगा, 191 से 11 घटाएंगे तो 180 होगा। तो 20 9 9 दूनी 18 होता है, तो x बराबर 20 हो गया। तो पहली संख्या अगर 20 होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 1 माने 20 प्लस 1 21 होगी, तीसरी संख्या 20 प्लस 2 मतलब 22 होगी। तो मतलब 20, 21, 22, यही इसकी उत्तर है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि यह सवाल भी आप एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे और कहीं पर भी किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अब ये 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो जो भी है 4 में पहले तो ये देखते हैं किससे कटने वाला है। देखो पहले 3 वाला तो है, हम जोड़ देते हैं, 9 और 3 12, तो ये तो 3 से कटेगा, ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब होता है जो किसी और संख्या से नहीं कटे। तो 93 3 से कटती है, नहीं होगा। 99 भी 3 से कटती है, नहीं होगा। अब 91 को देखते हैं। अगर आप जानते हैं तो 13 सत्ते 91 होता है। पहाड़ा अगर आपको याद है तो ये 7 से कटता है। 97 ही एकमात्र संख्या है जो किसी से नहीं कटता है। तो इन 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ऐसे सवाल को आप तभी हल कर सकते हैं विभाजकता के 2, 3 और 11 को जानते हैं और पहाड़ा जानते हैं। ये छोड़ के ये 3 चीज अगर जानते हैं तो ऐसे सवाल को कर सकते हैं,
नहीं तो इस सवाल को करने का और कोई छोटा सा स्वीट सुंदर तरीका नहीं है। लंबे चौड़े से करके कोई फायदा होता भी नहीं है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। वो छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 7 बचता है। देखिए 2 बचता है। 2 संख्या से अगर भाग देंगे 7 से और 11 से, 2 अलग अलग शेषफल होगा। तो याद रखेंगे अपने कंसेप्ट में, अपने दिमाग में जो फ्लैश कार्ड कर देगा। इसके लिए फ्लैश कार्ड में जब बोलेंगे तो आपको ये बोलना जरूरी है कि जब हम 2 संख्या से भाग देते हैं शेषफल भी अलग अलग निकलते हैं। क्या कि 2 परिस्थिति हो सकता है, 2 संख्या से भाग देते हैं पूरा कट जाता है, 2 संख्या से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं एक ही शेषफल निकलता है दोनों हालत में, और तीसरा है किसी संख्या को 2 संख्या से भाग दे रहे हैं शेषफल भी अलग अलग निकलता है। तो ये तीसरी अवस्था है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम सीधा जो है जिससे हम भाग दिया 7 से भाग दिया तो शेषफल क्या निकला 3। तो हमने यहां पर भाजक से शेषफल को घटाया तो देखा बराबर हमें 4 मिला। उसी तरह हम 11 से जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल 7 निकलता है। तो हम 11 से भाग दे रहे थे, उससे हमने शेषफल को घटाया तो दोनों अवस्था में 4 ही आया। और इस तरह के सवाल में जब आप इसे करेंगे इसमें एक ही कंडीशन पैदा होता है, आपका जिससे भाग दे रहे हैं उससे जो है उसकी जो शेषफल है उसको घटाएंगे तो रिजल्ट आपका एक ही आएगा जैसे यहां आया है। 7 में से 3 घटाया तो भी 4, 11 में से 7 घटाया तो भी 4। ऐसे हालत में क्या करेंगे, लसा निकालेंगे 7 और 11 का जिससे आप भाग दे रहे हैं 77, उससे आप जो है सिंपली 4 को घटा देंगे तो आपको निकलेगा 73, ये सॉरी 73। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 73 वो छोटी सी छोटी संख्या होगी जिससे हम 7 से भी भाग दें। ठीक है, अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। देख लो 7 10 70, 3 आपका शेषफल है। या 11 से अगर भाग देंगे तो 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 होगा, 73 से 66 बता लेस करेंगे तो 7 बचता है। तो ये पूरे प्रक्रिया को समझ के देखिए एक बार करके, अब ये आप वीडियो से तो समझ लिए, अब वीडियो से समझने के बाद इसको फ्लैश कार्ड से दिमाग में छापना होगा, फिर आगे जो है टेस्ट देके पक्का कर लेना होगा। यही विधि है किसी जंग को जीतने का। खाली वीडियो देखने से हो जाता था, हिंदुस्तान के सारे लोग पूरे परीक्षाओं को पास कर देते हैं। ये जान लीजिएगा सुबह से शाम तक बच्चे जितना वीडियो देखते हैं गणित का उतना पूरे विश्व में नहीं देखा जाता है। लेकिन हमें देखने की प्रक्रिया भी गलत है और हमें किसी मास्टर ने सही तरीका बताता नहीं है कि भैया कि गणित की वीडियो देखने के बाद खुद से प्रयासरत कैसे होना चाहिए। विडंबना बस वही है, सब अपनी वीडियो को चलाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि देख लो भैया जीवन भर के लिए सीख लोगे। अगर बाप के नाम को भी चर्चा ना करो ना तो बाप के नाम को भी भूल जाएगा आदमी। गणित क्या चीज है, सच्चाई सबसे बड़ी बात है। खुद के नाम को भी जीवन में अगर 2 बार भी नहीं बोलोगे ना तो खुद की नाम भी क्या है भूल जाओगे। गणित क्या चीज है, सच्चाई को सच्चाई के रूप में अगर आप स्वीकार करेंगे तभी सफलता आपके हाथ में आएगी। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या
तो सीधी सीधी बात है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बचपन में पढ़ते थे यार, क्या लिखा? 1 लिखा और 4 शून्य मार दिया। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि इसमें से 1 घटाएंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है। 1 घटा देंगे तो 9,999, 4 अंक वाली संख्या हो जाएगी। इसके लिए ये सबसे छोटी संख्या है। अब बोलता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 41 से विभाज्य करने पर। तो चलिए भाई, ये 10,000 को 41 से भागा दे देते हैं। बोलना है, बोला है तो कर देते हैं ना। भागा दे दिया, 100 को 41 दूनी 82 हो गया, घटा दिया तो 18 बचा, ये शून्य उतार दिया 180। तो देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो 164 हुआ। 4 एकम 4, 4 चौके 16, घटा दिया 180 से 16, तो बच गया 164, तो बच गया 16। फिर शून्य उतर गया 160। अब 160 में देंगे, 41 चौके तो 164 होता है, 164 तो जाएगा नहीं, तो 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहां पे बच क्या गया? 37 बच गया। 160 से 123 घटाएंगे 37। यहां हम लोग जाते हैं। यहां पर हमें अगर करना है तो क्या करना है? हमें सीधी से हमें यह देखना है, हम अगर ये पूरा भाग जाता, 37 छोटा है, लेकिन अगर इसमें हम 4 जोड़ देते तो ये 37 क्या बन जाता? 41 बन जाता। 41 अगर बन जाता तो 41 से 41 कट जाता। तो मतलब सबसे अगर छोटी संख्या 1000 जो 41 से विभाज्य हो तो इसमें 4 जोड़ना होगा। ये 4 जोड़ दिया, मतलब उत्तर आपका 1004 हो गया। सिंपल। बस यहां पे क्या है कि जो शेषफल है जिससे भाग दे रहे हैं, हमें खाली यही ध्यान रखता है इसमें कितना जोड़ दें और यार कि कट जाए। तो 37 में 4 जोड़ देते तो ये 41 से कट जाता। तो जितना जोड़ना था उतना ही मिनिमम जोड़ देते हैं, तो वो संख्या एक सबसे छोटी संख्या और 41 से विभाज्य होगा। अगर 41 जगह 43 होता तो यहां जो बचता, कटने के लिए जितना जोड़ना पड़ता वहां यहां जोड़ते। यहां जुड़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि 1000 से कुछ भी घटाओगे वो 4 संख्या की हो जाएगी। ये तो मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला हुआ है। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा। ठीक है ना? अब मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये मेरी कोशिश है, केवल वीडियो नहीं है। एक परीक्षा को पास करने के लिए जितना चीज होना चाहिए मैंने सब कुछ दिया है। अब मैंने तो अपना कर्म पूरा किया। जो लोग यहां तक आए हैं, जो ये चीज फ्री में अवेलेबल हो जा रहे हैं, अब मेरे को समर्थन तो तभी बनता है जब आप दूसरों को शेयर करते हैं। लोग सुबह शुरू से शाम तक चिल्लाते रहते हैं कि शेयर करें। मेरे शायद ही किसी वीडियो में आपको मिलेगा कि शेयर करें। जब दुखी हो जाता हूं तभी इन बातों को बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये दिल से मानता हूं कि अगर वीडियो सही होगा तो आपको शेयर करने की प्रवृत्ति होगी। अगर आपको किसी कारण से ये वीडियो में कमी भी आती है तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक सही काम के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए प्लीज इसे शेयर करें। ओके देन, आपने समय दिया इसलिए आप सभी को